नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है उसी को लेकर आए हैं। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अब वीडियो को शुरू करें। आज का मेरा पहला प्रश्न है, शुष्क वर्ग ड्राई आइस है। ऑप्शन ए ठोस पानी, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी निर्जल बर्फ, डी ठोस नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ आइस है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम इसके बारे में जरा विस्तार से जान लें कि ठोस बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को तीव्र गति से वाष्पीकृत और वाष्प को ठोस रूप से संघनित कर प्राप्त कर किया जाता है। यह ठोस अवस्था में तरल में आए बिना ये सीधे गैसीय अवस्था में परिणत हो जाता है। इस क्रिया का तापमान लगभग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को शीतल बनाए रखने तथा आइसक्रीम को गलने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं बात करें आज के दूसरे प्रश्न की, तो फ्यूज का सिद्धांत है। ऑप्शन ए विद्युत रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत ऊष्मीय प्रभाव, डी विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कि विद्युत का जो है फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। अब इसके बारे में जरा विस्तार से, हर प्रश्न का हम कोशिश किए हैं कि सभी को विस्तार पूर्वक बताएं और आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, सिर्फ एमसीक्यू दे देने से नहीं। और आने वाले समय में हम सभी एसएससी जीडी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, जितने भी तमाम तरह की परीक्षा है जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उसके लिए सभी हम हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। तो हम इनके बारे में विस्तार से जान लें कि फ्यूज टीन सीसा की मिश्र धातु से बना है और निम्न और उच्च प्रतिरोधक शक्ति वाला तार है, जिसका प्रयोग मुख्यतः विद्युत प्रतिष्ठान को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। किसी कारणवश उच्च धारा प्रवाहित होने पर तार गल जाता है और विद्युत सर्किट भंग हो जाता है। रासायनिक क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है, जबकि सिद्धांत यांत्रिक और चुंबकीय से भी अलग है। वहीं बात करें आज के प्रश्न नंबर 3 की, तो परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन एवं सी किरण, ऑप्शन सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। वहीं इनके बारे में जरा विस्तार से जान लें कि परमाणु किसी भी साधारण पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। यह 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में अवस्थित होते हैं तथा इनका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है। वहीं बात करें आज के चौथे प्रश्न की, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। वही बात करें कि दूरदृष्टि में निम्न क्षेत्र गोलक स्वाभाविक आकार से छोटा होता है। ऐसी स्थिति में वस्तु का बीम दृष्टिपटल से नीचे बनता है। फलतः इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है।
इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। वहीं बात करें आज के 5वें प्रश्न की, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ऑप्शन ए पश्चिम दिशा में, बी दक्षिण दिशा में, सी पूर्व में, यह नहीं देख सकते हैं। यह बीपीएससी के 1999 में ये प्रश्न पूछा गया था कि दोपहर के 12 वर्ष के किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि यह नहीं देख सकते हैं कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है। वहीं बात करें आज के 6ठे प्रश्न की कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने के समय जो हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समतल दर्पण। समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। वहीं बात करें सेविंग करते समय जब चेहरे को अवतल दर्पण के नज़दीक रखा जाता है तो अवतल दर्पण चेहरे के एक अवधारित उभरी हुई छवि उत्पन्न करता है। यह एक दर्पण जो घुमावदार प्रतिबिंब की सतह है और यह अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग दूरबीन को प्रतिबंधित करने में किया जाता है और इसका उपयोग टॉर्च, हेडलैम्प और रोशनी में भी उपयोग किया जाता है। वहीं बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण एक समतल परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण के लिए परावर्तक का कोण घटनाओं के कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण के सामने वस्तुओं की एक छवि बनाता है। ये चित्र उस समतल के पीछे दिखाई देते हैं जिसमें दर्पण निहित होता है। वहीं बात करें तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी होती है। वहीं बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है जिसमें परावर्तक सतह प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ती है। उस लेंस का विचलन के रूप में भी जाना जाता है। कार पर यात्री पक्ष दर्पण आमतौर पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। उत्तल दर्पण पर हमेशा आभासी होती है, जो छवि होती है वो हमेशा क्या होती है, आभासी होती है। वहीं बात करें आज के 7वें प्रश्न की कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए रात्रि में, बी दिन और रात्रि में, सी दिन अथवा रात्रि में, डी केवल दिन में। ये प्रश्न बिहार एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, ये 2003-04 में। तो आपको बताना प्रकाश संश्लेषण होता है, दिन में होता है, दिन में और रात्रि में, सी दिन में अथवा रात्रि में, डी केवल दिन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, बाकी समय नहीं होता है। वहीं इनके बारे में विस्तार से जान लें कि प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है, यह सूर्य प्रकाश की उत्पत्ति से ही संभव होता है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में छोटे रंध्र होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के जूल में घुल जाता है और कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के रूप में परिणत होता है। इस अभिक्रिया को स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वहीं बात करें आज के 8वें प्रश्न की, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न होगा, 24 नहीं होगा, कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस मिश्रण। तो इसका राइट आंसर है
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मीथेन गैस मुख्यतः रूप से होती है। वहीं बात करें मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका उपयोग मैथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, रंग, मोटर, टायर, छपाने वाली स्याही में उपयोग किया जाता है। पेट, कार्बन की छड़ें आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें आज के 9वें प्रश्न की, डॉक्टरों द्वारा एथिसीनिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन डी ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के में प्रयोग किया जाता है। यह उसके बारे में हम जरा विस्तार से जान लें कि चिकित्सकों के द्वारा निश्चित एनेस्थीसिया का प्रयोग संवेदन को कम करने के लिए किया जाता है। निश्चेतन का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोटर ने 1846 ईस्वी में डाईएथिल ईथर के रूप में किया था। ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर होगा विलियम मोटरन 1846 ईस्वी में किया गया था। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग शल्य चिकित्सा के समय निश्चित रूप से किया जाता है। वहीं बात करें आज के 10वें प्रश्न की, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण करते प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, बी पोटासियम क्लोराइड, डी सोडियम बेंजोएट, डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग वस्तुओं का परिरक्षण प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है। वहीं बात करें कि सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक है जिसका उपयोग सलाद को सजाने, कार्बोट्रेड पे, जाम और फलों के रस, अचार, मसालों, फ्रेगनेंट टफिंग, अम्लीय खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। खाद्य संरक्षण भोजन को अवांछित माइक्रोबियल अधोवृद्धि से बचाने के लिए एक विधि है और भोजन को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए किया जाता है। वहीं बात करें तो खाद्य संरक्षण के विभिन्न तकनीक हैं, जैसे रसायनों, नम, सिरका, चीनी, तेल आदि में उपयोग करना होता है। वहीं बात करें यह गंधहीन है और क्रिस्टलीय पाउडर है जो बेंजोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोजन से बनाया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो है अपने आप में एक अच्छा परिरक्षक है और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर उत्पादों को घुलने में मदद करता है। सोडियम बेंजोएट प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, लेकिन बेंजोइक अम्ल कई पौधों में पाया जाता है। इसमें किसमें पाया जाता है? दालचीनी में, लौंग में, टमाटर में, जामुन में, आलू बुखारा में, सेब और कैनबरी में शामिल होता है। वहीं बात करें आज के 11वें प्रश्न की, तो संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि संपर्क विधि है किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए HNO3, 2 HCl, नंबर 3 H3PO4, नंबर 4 H2SO4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नंबर 4 जो H2SO4। H2SO का प्रयोग संपर्क विधि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें संपर्क विधि की जो प्रक्रिया होता है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो पेंट, अपमानजनक उर्वरक, प्लास्टिक उत्पादों जैसे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। पेरेग्रिन फिलिप्स नाम के ब्रिटिश व्यापारी ने 1831 ईस्वी में इस प्रक्रिया का आविष्कार किया। इस प्रक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड
और ओलिनियम से भी प्राप्त होता है। H2SO4 के निर्माण में संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें आज के 12वें प्रश्न की कि स्पाइनल कॉर्ड में, उसको हिंदी में कैसेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? ऑप्शन ए 13 जोड़ियां, बी 31 जोड़ियां, सी 33 जोड़ियां, डी 12 जोड़ियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 33 जोड़ियां। कैसेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में 33 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। वहीं बात करें कि कैसरुकी तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार है जो मध्य में स्थित है। यह सिर को सहारा देता है। इसमें छोटी छोटी 33 हड्डियाँ होती है जिन्हें सामूहिक रूप से कैसरुक कहते हैं। कैसरुक दूसरे कैसरुक के ऊपर इस प्रकार स्थित होता है कि इसके भीतर एक नली बन जाती है जिसे कैसरुक नली कहा जाता है। याद रखना है कि इसमें 33 छोटी छोटी हड्डियां होती है। स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है कितना होता है? 33 छोटी छोटी हड्डियां होता है। वहीं बात करें आज के 13वें प्रश्न की कि प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी कैसरुक रज्जु, डी तंत्रिका कोशिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड कैसरुका रज्जु में रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है। वहीं बात करें कि मस्तिष्क तंत्रिका का एक महत्वपूर्ण अवयव है ये। मस्तिष्क के अगले भाग में प्रमस्तिष्क कहा जाता है। प्रमस्तिष्क सभी संवेदनाओं, ऐच्छिक क्रियाओं और बुद्धि, विवेक आदि का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क पिछले भाग के अनुमस्तिष्क कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा नहीं बल्कि मेरु रज्जु द्वारा होता है। वहीं बात करें आज के 14वें प्रश्न की कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए TSH, बी FSH, सी LTH, डी ACTH। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी TSH हार्मोन है। वहीं बात करें इनके बारे में कि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन को TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। वहीं बात करें आज के 15वें प्रश्न की तो निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए यूटेरस गर्भाशय, अंडवाहिनी ओविडक्ट, सी अंडग्रंथि ओवेरी, डी योनि मार्ग वेजाइना। तो आपको बताना है कहाँ पे ये क्या निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंडवाहिनी ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। वहीं बात करें निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचन अंड जायगोट, जिसको निषेचित अंड को जायगोट गर्भाशय की सुलेमा में जाकर स्थापित हो जाती है एवं शिशु का निर्माण करता है। स्त्री के गर्भावस्था, जो स्त्री का जो गर्भावस्था होता है 270 से 280 दिनों तक ही होती है। तो आज के बारे में बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी अहेड। आप सभी को फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।